दोस्तों, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आयरन मैन 2 है। ये मूवी पहले वाली आयरन मैन मूवी का ही सेकंड पार्ट है। इस मूवी के IMDb रेटिंग 6.9 है। अगर आपने आयरन मैन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है आयरन मैन मूवी के एंड से ही, जिसमें टोनी स्टार्क मीडिया वालों को बता रहे होते हैं कि मैं ही आयरन मैन हूँ। ये मूवी उसके आगे से शुरू होती है, जब सभी जान चुके होते हैं कि आयरन मैन कौन है। फिर हमें रसिया के मॉस्को शहर में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनी वेंको होता है। ये टीवी पर टोनी स्टार्क को देख रहे होते हैं, जिसने अभी अभी अनाउंस किया था कि वो ही आयरन मैन है। एंटोनी वेंको टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क के पार्टनर रह चुके थे। उन दोनों ने ही मिलकर आर्क रिएक्टर बनाया था, लेकिन एंटोनी वेंको ने पैसों के लालच में ये तकनीक किसी और को बेचने की कोशिश की थी, इसलिए टोनी के पिता ने उसे देश से निकलवा दिया था। फिर वहाँ से निकलकर वो साइबेरिया चले गए थे, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दारू पीने में निकाल दी, जिससे उनके पास जरा भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई। अब वो अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। इसके बाद वो अपने बेटे इवान को आवाज लगाते हैं, जो अभी जेल से छूटकर आया था। वो भी एक क्रिमिनल होता है और एक साइंटिस्ट भी। वो एंटोनी के पास जैसे ही आता है तभी एंटोनी वेंको की मौत हो जाती है और इवान इन सब का जिम्मेदार स्टार्क फैमिली को ही मानता है। वो सोचता है कि जो भी मेरे पिता के साथ हुआ वो स्टार्क फैमिली की वजह से ही हुआ है और वो उनसे बदला लेना चाहता है। इसलिए वो अपने पिता के आर्क रिएक्टर के डिजाइन से ही एक असली आर्क रिएक्टर बना लेता है और उसे अपने लिए एक बिजली का सूट भी बना लेता है ताकि टोनी से बदला ले सके। फिर ये मूवी 6 महीने आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम टोनी को देखते हैं जो अपने स्टार्क एक्सपो में आया था और जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसे सब अपना सुपर हीरो मानने लगे थे, लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। उसके खून में जहर फैलने लगा था। ये सब हो रहा था आर्क रिएक्टर में लगने वाले पैलेडियम पॉइजनिंग की वजह से। मतलब जो आर्क रिएक्टर टोनी ने अपनी जान बचाने के लिए बनाया था, अब वो धीरे धीरे टोनी की ही जान ले रहा था। उधर सरकार टोनी के आयरन मैन के सूट के पीछे पड़ी हुई थी। वो चाहती थी टोनी ऐसा ही एक सूट आर्मी को बना कर दे, ताकि इस पर सारा कंट्रोल सरकार का हो, न कि किसी आम इंसान का। लेकिन टोनी इसके लिए साफ मना कर देता है। तभी हम वहाँ जस्टिन हैमर को देखते हैं, जो हथियार बनाने वाली कंपनी का मालिक होता है। टोनी स्टार्क ने हथियार बनाना बंद कर दिए थे, इसलिए सरकार ने जस्टिन हैमर से हथियार लेना शुरू कर दिया था। वो भी टोनी जैसा सूट बनाने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन टोनी के आयरन मैन सूट के मुकाबले उसके रोबोटिक सूट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसलिए पूरे सदन में जस्टिन हैमर की बेइज्जती हो जाती है। साथ ही सरकार उससे आयरन मैन के सूट का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देती है। इसके बाद हम टोनी को लैब में देखते हैं, जो अपने आर्क रिएक्टर से पैलेडियम की प्लेट निकालकर उसे चेंज कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि जहर और ज्यादा फैलता जा रहा है। तभी वहाँ पेपर आ जाती है। पेपर उससे नाराज होती है क्योंकि टोनी ने अपने मॉडर्न आर्ट लाइब्रेरी को साउथ अफ्रीका की एक संस्था को दान कर दिया था। वो बात ही कर रहे होते हैं, तभी टोनी पेपर को अपनी कंपनी का CEO बना देता है। वो भी उसे सुनकर चौंक जाती है और फिर CEO बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन टोनी ने उसे भी अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया होता है। अगले दिन टोनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है हैप्पी के साथ। तभी वहाँ पेपर और नताशा आ जाती है। पेपर अब CEO हो चुकी थी और नताशा टोनी के असिस्टेंट बन चुकी थी। टोनी नताशा से रिंग में हैप्पी के साथ बॉक्सिंग करने को कहता है। वो तैयार भी हो जाती है। वो हैप्पी को 2 सेकंड में ही जीत कर देती है। ये देखकर पेपर और टोनी हैरान हो जाते हैं। दरअसल नताशा निक फ्यूरी के लिए काम करती है, जो शील्ड की एक बेहतरीन एजेंट होती है। ये बात किसी को भी पता नहीं होती, यहाँ तक कि टोनी को भी नहीं। फिर हमें मोनाको शहर दिखाया जाता है, जहाँ कार रेसिंग होने वाली थी। अब यहाँ टोनी भी आ चुका था और खास बात ये है कि इस मूवी में एक गेस्ट अपीयरेंस भी था, जो एलोन मस्क ने निभाया था और वो भी इस जगह मौजूद होते हैं। टोनी और पेपर दोनों एलोन मस्क से हाथ मिलाते हैं। साथ ही जगह पर जस्टिन हैमर भी आ जाता है। फिर टोनी खुद कार रेसिंग करने ट्रैक पर चला जाता है। इधर इवान ने एक नकली पासपोर्ट बनवा लिया था और उस पर एक टिकट भी था कार रेसिंग गेम का, जो उसने किसी आदमी से ले लिया था। उसे लेकर वो कार रेसिंग में पहुंच जाता है टोनी को मारने के लिए। फिर वो अचानक ट्रैक पर आ जाता है और टोनी पर हमला कर देता है। टोनी किसी भी तरह इस हमले से बच रहा होता है। तभी वहाँ हैप्पी कार लेकर आ जाता है, जिसके साथ पेपर भी होती है। वो आयरन मैन का सूट दे देती है। फिर टोनी आयरन मैन का सूट पहन लेता है और इवान का बैंड बजा देता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और इवान को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद टोनी इवान से मिलने जेल में जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये एंटोनी वेंको का बेटा है। फिर वो अपने लैब में एंटोनी वेंको के बारे में पता लगा रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि वो कौन थे और इवान कौन है। तभी वहाँ जेम्स रोड्स आ जाता है। वो टोनी से यहाँ आयरन मैन का सूट लेने आया था, लेकिन टोनी की तबीयत बहुत खराब होती है। वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता। रोड्स उसको संभालता है और वो पैलेडियम की प्लेट चेंज कर देता है, लेकिन टोनी रोड्स को सूट देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते
हैं जो जेल से भाग रहा होता है और उसे बहकाने वाला जस्टिन हैमर होता है। वो उसे जेल से निकालकर अपने पास बुला लेता है। उसने उसे टोनी पर हमला करते हुए देख लिया था और उसका बनाया हुआ आग रिएक्टर भी। वो समझ जाता है कि इस बंदे में दम है। वो इवान से अपने लिए काम करने को कहता है और उसे आयरन मैन जैसा सूट बनाने को भी कहता है। वो भी तैयार हो जाता है। फिर हैमर उसे अपनी कंपनी में ले जाता है और उसे अपने रोबोट्स दिखाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो सब बेकार है और उनका सॉफ्टवेयर भी बेकार है। हैमर उसे अपने तरीके से काम करने को कहता है। जस्टिन भी मान जाता है। वही हम टोनी को देखते हैं जिसके खून में जहर की मात्रा 89% हो जाती है। वह समझ गया था कि अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि उस जहर को रोकने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। वो सब चीजें पहले ही ट्राई कर चुका था, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट अभी तक नहीं बना होता जो पैलेडियम की जगह ले सके। वो भी निराश होता है। साथ ही उसका आज लास्ट बर्थडे होता है, इसलिए वो इसे बड़ी धूमधाम से मनाना चाह रहा था। इसलिए वो अपने घर पर ही पार्टी रखता है। जब टोनी कुछ ज्यादा ही दारू पी लेता है तो वो आयरन मैन सूट पहनकर पेपर और रोडी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी नीचे जाके रोडी आयरन मैन का सूट पहनकर आ जाता है। वैसे तो टोनी की बिना इजाजत के वो सूट कोई नहीं पहन सकता था। अगर कोई कोशिश भी करता तो वो सूट खुलता ही नहीं। लेकिन जब टोनी को पता चलता है कि वो मरने वाला है तो उसने अपने आयरन मैन सूट के एक्सेस रोडी के लिए खोल दिए थे। अब रोडी के पास भी उनका सूट होता है, लेकिन टोनी और रोडी में छोटी सी फाइट होती है और रोडी वो सूट अपने साथ मिलिट्री कैंप में ले जाने में कामयाब हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि टोनी ने उसे ले जाने दिया। मिलिट्री के बड़े बड़े कर्नल उस सूट को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब सरकार के पास भी अपना खुद का सूट था। फिर रोडी जस्टिन को बुलाकर उसमें सारे हथियार इंस्टॉल करवा देता है। रोडी का आयरन मैन सूट एक वॉर मशीन में बदल जाता है। इधर टोनी एक डोनट के स्टेचू के ऊपर चढ़कर बर्गर खा रहा होता है। उस जगह सील के डायरेक्टर निक फ्यूरी भी आ जाते हैं और उसे अपने साथ एक डोनट के शॉप पर ले जाते हैं। वो बात ही कर रहे होते हैं तभी नताशा वहाँ आ जाती है ब्लैक विडो की ड्रेस में। टोनी उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये भी सील की एजेंट है। नताशा कहती है कि उसे निक फ्यूरी ने तुम्हारी तबीयत के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। फिर उसे एक इंजेक्शन देती है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन निक फ्यूरी कहता है कि अभी के लिए तुम पहले जैसा काम कर सकोगे, लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। इसका इलाज तुम्हें ही ढूंढना है। अगर तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और निक फ्यूरी उसे उसके पिता का कुछ सामान जो सील्ड के पास था उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर है तुम्हारा इलाज। वो एक सूटकेस होता है। इसके बाद टोनी सूटकेस को खोलता है। उसमें उसके पिता की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसे एक एक करके टोनी देखता जाता है। उसमें से एक वीडियो में टोनी के लिए एक सीक्रेट मैसेज होता है जो उसके पिता ने जब उस टोनी छोटा था तभी उसके लिए वीडियो की शेप में रख लिया था। दरअसल उसके पिता ने ही आर्क रिएक्टर बनाया था। तब उन्होंने उसके लिए एक नया एलिमेंट डिजाइन किया था, लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वो एलिमेंट नहीं बन पाया था। इसलिए उन्होंने उस टाइम आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके पिता यानी हॉवर्ड स्टार्क जानते थे कि एक दिन टोनी वो एलिमेंट जरूर बना पाएगा। इसलिए उन्होंने उस एलिमेंट का स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन के रूप में छुपा के रखा हुआ था। टोनी ने वो वीडियो देख लिया था, लेकिन वो अभी भी उलझन में था कि वो कैसे एलिमेंट तैयार करेगा। फिर वहाँ से निकल जाता है पेपर से मिलने और रास्ते में पेपर के लिए स्ट्रॉबेरी भी ले जाता है। वो उस दिन के गलती के लिए पेपर को सॉरी कहने आया था, लेकिन पेपर को स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए वो स्ट्रॉबेरी को जैसे ही डस्टबिन में फेंकने जा रहा होता है तो उसकी नजर अपने पिता के एग्जीबिशन पर पड़ती है जो उस ऑफिस में रखा हुआ था और जिस पर लिखा होता है भविष्य की चाबी यहाँ पर है। इसके बाद वो उसे अपने साथ अपनी लैब में ले जाता है और उसे कुछ ही देर में लगती है अपने पिता के डिजाइन को समझने में। फिर वो अपने लिए एक नया एलिमेंट बना लेता है जो बहुत ही पावरफुल होता है, जो आर्क रिएक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। टोनी उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसे पैलेडियम पॉइजनिंग से छुटकारा मिल गया था और एक नई जिंदगी भी। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर इवान को फोन करके पूछता है रोबोट तैयार है, लेकिन इवान मना कर देता है और फोन कट कर देता है। इसी गुस्से में हैमर सीधा इवान के पास आ जाता है। वो उसका तोता भी ले जाता है और सारे रोबोट भी, और इवान को नजरबंद कर जाता है। साथ ही हैमर उसकी रखवाली के लिए 2 बॉडीगार्ड भी छोड़ जाता है। थोड़ी देर बाद इवान इन दोनों बॉडीगार्ड को जान से मार देता है और टोनी को फोन लगाता है और टोनी से कहता है कि मैंने तुम्हारी सलाह मान ली है और अपने लिए सूट में पावर साइकिल को दुगना कर दिया है। इसके बाद टोनी अपना सूट पहनकर एक्सपो में जाने की तैयारी करता है। इधर एक्सपो शुरू हो चुका था। हैमर अपने सारे रोबोट्स दिखाता है, साथ ही रोडी की वॉर मशीन को भी इसमें दिखाया जाता है जो उन बाकी रोबोट्स को लीड कर रहा होता है। लेकिन इन सब पर कंट्रोल इवान का होता है। वो कंपनी में बैठकर ही इन पर कंट्रोल करता है। लेकिन ये बात जस्टिन हैमर को भी नहीं पता होती, क्योंकि उसका शुरू से ही प्लान सिर्फ टोनी को खत्म करने का था, उन रोबोट्स के जरिए, ना कि जस्टिन हैमर के लिए काम करने का। तभी एक्सपो में आयरन मैन आ जाता है और जस्टिन हैमर के सारे रोबोट्स और वो मशीन टोनी के पीछे पड़ जाते हैं। अचानक चारों तरफ लोग भागने लगते हैं। रोबोट्स किसी की जान की परवाह किए बिना ही अपने हथियारों का यूज करते हैं। तभी नताशा को पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है और वो उस कंपनी में चली जाती है इवान को रोकने के लिए। तब तक इवान वहाँ से निकल चुका होता है। नताशा कंप्यूटर से इवान का कंट्रोल हटा देती है और रोडी के सूट पर कंट्रोल अब रोडी के पास होता है।
अब टोनी और रोडी दोनों मिलकर सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ इवान आ जाता है एक बहुत बड़े रोबोटिक सूट के अंदर। फिर वहाँ थोड़ी सी फाइट होती है। इवान इन दोनों पर ही भारी पड़ता है, लेकिन तभी दोनों अपनी हाथों की पावर का यूज करके उसे हरा देते हैं। फिर सारे रोबोट्स जो टोनी ने तोड़ दिए थे वो एक एक करके फटने लगते हैं। एक रोबोट्स के पास पेपर भी खड़ी होती है। वो जैसे ही फटने वाला होता है तभी टोनी आ जाता है और उसे उठाकर ले जाता है एक छत पर। फिर टोनी और पेपर दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो एवेंजर की फाइल को देख रहा होता है। तभी वहाँ निक फ्यूरी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि नताशा ने तुम्हारी एक रिपोर्ट बनाई है एवेंजर में भर्ती होने के लिए, लेकिन तुम इसमें फेल हो चुके हो। इसलिए निक फ्यूरी टोनी को एक ऑफर देते हैं एवेंजर के सलाहकार के रूप में काम करने का, लेकिन टोनी उससे कहता है कि तुम मेरी फीस नहीं दे पाओगे। और तभी मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और तब तक के लिए बाय टाटा।